हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशीष मौर्य MKV यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं जात, धर्म और लैंगिक मसले। ये हमारा थोड़ा थ्योरिटिकल लेसन है, यानी ये समझने वाला लेसन है। इसमें विशेष कुछ लिखने के लिए नहीं है और ये इससे हम हुबहू परिचित हैं। हुबहू परिचित क्या मतलब, हम जात को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, सांप्रदायिकता को कल जैसे मैंने बताया ही कि जब किसी धर्म को श्रेष्ठ बताया जाए, दूसरे का अवहेलना किया जाए, उसके बारे में मतलब बुराई किया जाए, तो हमारा सांप्रदायिकता हो जाती है। और अक्सर हम भी ये भी देखते हैं कि चाहे धर्म को लेकर हो या जात को लेकर हो, हर जगह राजनीति होती है। अपने अपने स्तर पर हर जगह राजनीति होती है। जैसे मैंने उदाहरण कल लिया था कि एक क्षेत्र है, कोई एक गांव है, हम छोटे स्तर की अगर बात करें तो छोटा स्तर मान लिया यम गांव कोई है। ये गांव में ये ABCDE यानी 5 अलग अलग धर्म मान लो या जात मान लो, अलग अलग लोग रहते हैं। अगर गांव स्तर की बात कर रहा हूं तो धर्म दो ही आ सकते हैं, जात कई आ सकते हैं, तो जाति की बात है। तो ये जात के 60% लोग, ये यहाँ पर 20% लोग, ये यहाँ पे 5% लोग, ये यहाँ पे 10% लोग, या इसको हम कर लेते हैं 7 और ये 8% लोग, यानी 1% लगा लीजिएगा। ये ऐसे लोग रहते हैं, यानी 100% में 60, 20, 80, 5, 85 और 15, 100, यानी क्या हुआ, अलग अलग जात के लोग रहते हैं। अब ये जात के लोगों का संख्या क्या है, ज्यादा है। ये जात की संख्या ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो जो भी उम्मीदवार होगा इनका लाभ लेना चाहेगा, और जब इनका लाभ कैसे लेगा, इनके वोट लेकर। वोट कैसे प्राप्त करें, उसके लिए ये जात वाला चाल चलेगा। या तो अगर प्रधान का चुनाव हो जाए तो इन्हीं जात में से एक प्रत्याशी बनेगा और बताएगा देखो हम लोग इतने लोग हैं, अगर हम अपने में से अगर एक प्रधान नहीं चुन सकते तो लोग हम लोगों पे हंसेंगे, यानी जात को लेकर आ जाएंगे। वही साथ साथ क्या करेंगे, जो छोटे जात हैं उनको भी सामने का काम करेंगे कि ऐसा है कि अगर आप मुझे नहीं दोगे, अगर मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारे पक्ष का काम करता हूं, यानी कि वो अगर मैं जीत गया या कैसा हो गया तो तुम्हारे जात के लिए, तुम्हारे लिए मैं ये काम कर दूंगा। तो ये जात, हर जगह जात में राजनीति है। तो अगर हम आज का हमारा टॉपिक है, हम अगर आज अपने टॉपिक में तो पहले लेसन नाम डाल दें। हमारा लेसन चल रहा है, जो ये छोटा लेसन था लेकिन ये थ्योरिटिकल था, इसलिए थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कम लिखा जा रहा है। तो पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल धर्म और सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा जाति और राजनीति। आज का टॉपिक है जाति और राजनीति। ठीक, और इसी का अपोजिट पढ़ेंगे, राजनीति और जाति, राजनीति में जाति, इसी का अपोजिट पढ़ेंगे। तो हम इसको जानते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ धर्म विभिन्न प्रकार से थे, आज मैंने देखा था कल, वैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है। हिंदू धर्म में बहुत सारी जाति हैं और सभी जाति अपने अपने अनुसार काम भी करते हैं। जो ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से आई। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पहले 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था जो था ये कार्य पर आधारित था, कार्य यानी कर्म आधारित, जो कार्य करेंगे उस पर आधारित था। लेकिन जात आधारित जो है ये
जाति है ये जन्म आधारित हो गया, जन्म आधारित। अब ये दोनों में अंतर है। वर्ग काल आधारित मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार क्या थे? वर्ण था, जात नहीं थी, वर्ण था। और ये वर्ण ब्राह्मण जो होता था वो कोई भी हो सकता था, इनमें से ब्राह्मण हो सकता था, इसमें से होता था, इसमें से हो सकता था। ब्राह्मण मतलब होता था धर्म की शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता था। वही तो ये ब्राह्मण जो भी ज्ञान दे, चाहे शूद्र में से हो, चाहे क्षत्रिय में से हो, चाहे वैश्य में, जो भी ज्ञान दे रहा हो वो क्या हो जाता था? ब्राह्मण, क्योंकि कर्म के आधार पे था, जो काम करता वही ब्राह्मण होता। अगर राज्य का प्रांत विकास, राज्य प्रांत का रक्षा करता, जो गांव की जो रक्षा करता वो क्या कहलाता? क्षत्रिय कहलाता। अगर शूद्र का लड़का, अगर शूद्र कोई है और शूद्र में से कोई अगर सेवादार बढ़िया कर रहा, सेनापति है कोई से कर रहा, तो क्या होता था? क्षत्रिय हो जाता था। ठीक है, जो शासन करते थे वो क्षत्रिय होते थे। राजा महाराजा क्या आते? किसना? राजा महाराजा सेनापति लोग क्षत्रिय मानते थे। वैश्य का काम होता था व्यापार करना, आर्थिक व्यवस्था करना। ठीक है, वही शूद्र का काम होता था सेवा करना। शूद्र का काम क्या होता था? सेवा करना। ये सेवा के आप देखते होंगे कि आपके संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध किया गया। तो छुआछूत शब्द कहां से आया? छुआछूत यही से आता है। जो शूद्र थे वो सेवा दो प्रकार से, सेवा दो प्रकार से थे। जो वैज्ञानिक विधि थी उसमें चमड़े का कार्य करने वाले, मैला ढोने वाले, ऐसे अलग अलग इनका कई अलग अलग थे। इमली चमड़ा का काम कोई करता था, कोई मैला उठाता था, कोई आना ऐसे काम करते थे। और दूसरा घर का सेवा, घर की सेवा में नाई और कुकिंग यानी जो खाना बनाते हैं यानी रसोइया, सीधा सीधा रसोइया। ठीक, और साथ में नए हो गया, रसोइया हो गया। और कौन होता है? तो हम लोगों के यहाँ मतलब कार्य करते हैं तो ये दो प्रकार से हैं। तो इन्हीं को हम कह दिए अछूत। अछूत मतलब यह होता है कि जब हम कोई काम करना है, जैसे हमने काम किया, चमड़े का काम किया, तो क्या हम उसी से हम काम करने लगेंगे? खाना पीना या शरीर का कुछ भी हम काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं पहले हाथ को अच्छे से धुलते हैं और इसके बाद हम उसको करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये अछूत हो गया। ये वैज्ञानिक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और जो नाई होते हैं, रसोइया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये घर में आपके काम करते हैं तो सेवा ये भी दे रहे हैं, सेवा ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये अछूत नहीं होते थे, अछूत नहीं था। ये जो सेवा दे रहे थे हम ही आप में से लोग थे। लेकिन ये चमड़ा काटा, अब क्या चमड़ा काटने के बाद क्या आप उसी हाथ से खाना खा लोगे? ये मैला उठाया, मैला सफाई किया, मैला ढोना या साफ नाली को सफाई करना या इधर, तो क्या है? उसके जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो आपके हाथ में लग गए। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छे से हाथ पैर धुलेंगे, नहाएंगे इसके बाद। लेकिन धीरे धीरे इसको क्या किया, कुछ लोगों ने इसको बना दिया अछूत। इसको क्या बना दिया? अछूत। और यही अछूत जाके यहाँ जन्म आधारित ले लिया, ये जन्म पर इसको बना दिया। जबकि आज के समय जो है, आने वाले समय में जो वकील है वो वकील एक जात हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे किसी प्रकार जो कर्म के आधार पे जात बढ़ गया, जन्म आधार बन गया, तो आज बहुत सी संख्या हमारी पढ़ लिख गई है। और जब पढ़ लिख गई है तो ये चीज को अब खत्म कर रही है। अभी कुछ परसेंट है, पूर्णतः खत्म नहीं है, लेकिन अगर शहरों की ओर पढ़े तो शहर की ओर
जात व्यवस्था खत्म हो रही है। शहरों की ओर अंतरराष्ट्रीय विवाह हो रहे हैं। नहीं तो हमारे जातगत असमानताएं क्या है? जो जिस जात में है वो उसी जात में विवाह करेगा, उसी के पंगत में बैठकर खाना खाएगा, उसका जो पेशा है वो वंशागत पेशा, यानी जो उसका पेशा वही उसके दूसरे का पेशा, जो उनके समांतर होते हैं वही उनकी जात के लोग होते हैं। ये हमारे क्या है? जातिगत असमानताएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ महान वैज्ञानिक, हमारे क्रांतिकारी जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर, पेरियार आदि लोग हुए और आदि लोगों ने इस क्षेत्र में क्रांति लाकर खड़े कर दी। क्रांति में जो ये छुआछूत का ये जो धर्माधारित जाति व्यवस्था पनपी, इसको इन्होंने अंबेडकर जी ने संविधान में उल्लिखित कर दिया। अनुच्छेद 17 के उसमें इसको निषेध कर दिया। जो हमको ऐसे संविधान में ऐसे ऐसे चीजें मिली, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16 कि हमको जात के आधार पर, लिंग के आधार पर या समाज यानी किसी प्रकार से हमारा तिरस्कार नहीं हो सकता। तो अब ये जाति जन्म आधारित हो गया। अब जन्म आधारित यानी जिसका, अगर हम कोई भी जात के हैं, अगर मान लिया हम ए जात के हैं, तो हम जब शादी करेंगे किसी अपने बहन का, भाई का या अन्य किसी का, तो हम ए जात वाले में ही करेंगे। यानी जो रोटी बेटी का रिश्ता होगा वो उसी जात में होगा। जो हमारा पेशा होगा वो उसी का पेशा होगा। हमारा पेशा अगर सब्जी का काम है या दूध का काम है या बाल काटने का काम है, तो वो भी इसका काम होगा, तभी हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता बनेगा। अंतरराष्ट्रीय विवाह नहीं हो पाता है। तो आइए हम जानते हैं जाति असमानताएं। तो हम लोग लिख लें, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हम लोग अध्ययन करते हैं। कुछ इसके लाभ भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। लाभ क्या है? जो हमारा भाईचारा है, जो हम एक दूसरे के लिए विरोधाभासी होते हैं, वो हम लोगों का मतलब जब जाति व्यवस्था खत्म होता है या आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारे हाथ में मानवता आ जाती है, भाईचारा आ जाता है। नुकसान, जब एक ही तरीके से सब कुछ हो जाता है, जैसे एक शब्द आता आरक्षण। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इसीलिए कि जो जन्म आधारित हो गया और जन्म आधारित पर उसमें अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा जात यानी 4 बना दिया के अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम, तो जो शिक्षा से पहले से वंचित रहे हो, जिनको शिक्षा पहले ना मिली हो, जो आदिवासी जीवन जी रहे थे, जंगलों में जीवन जी रहे थे, पहाड़ी पर जीवन जी रहे थे, चमड़े का काम किया, मैला ढोने का काम किया, किताब कापी के दर्शन नहीं हुए, आज सरकार उन्हीं को थोड़ा धक्का देने का काम करती है, थोड़ा लालच देने का काम करती है कि आप थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं इतने % छोड़ दूंगा, आप आगे आ जाओ। तो इसलिए राज जरूरी है। अगर शुरू से उनको भी शिक्षा मिली होती, अगर शुरू से वही सुख सुविधाएं उनको भी मिली होती, तो शायद आज इनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। तो हम लोग जानते हैं हेडिंग डालें जातिगत जाति असमानताएं, असमानताएं। तो ये अज्ञात असमानताएं क्या है? भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है कि देखने को मिलता है कि सभी समाजों में
में सामाजिक व श्रम विभाजन है, व श्रम विभाजन है। यानी भारतीय समाज में देखने को मिलता है कि सभी समाज, यानी जो हमारा समाज अलग अलग है वो सामाजिक और श्रम विभाजन, यानी समाज के हिसाब से ही श्रम विभाजन है। जैसे अगर कोई मौर्य है तो उसका सब्जी वाले काम बताएगा, नाई है बाल काटने का बताएगा, यानी क्या क्या श्रम विभाजन और सामाजिक उसी हिसाब से क्या हुआ विभाजन है, उसी हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा हमारा अधिकतर समाज में पेशा परिवार के दूसरे पीढ़ी में जाता है। यानी क्या है, अधिकतर आप देखते होंगे समाज में पेशा जो होता है, यानी जिसका जो पेशा है वो दूसरी पीढ़ी में, यानी उसका लड़का यानी वंशानुक्रम वो चला जाता है। ठीक है, क्लियर। जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी व अस्थायी रूप है। यानी जो जाति व्यवस्था है ये अतिवादी और इसमें क्या है, एक अस्थायी रूप है। ये नहीं कि जात बदल जाएगा। अगर हम जिस जात के हैं, जो हमारा बेटा होगा उसी जात का होगा, या जो हमारा अन्य तीसरा पीढ़ी आएगा वो ही उसी जात का होगा, उसका जात नहीं बदलेगा। तो क्या है, वो अस्थायी रूप है। जो जात व्यवस्था है एक अतिवादी, वो जात अस्थायी रूप है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता यानी जो पेशा वंशानुगत विभाजन है तो रीति रिवाज की मान्यता के अनुसार है। जो रीति रिवाज उनको चले आते, जैसे हम कहते नहीं है कोई बात बदलने होते तो ये कहते हमारे रीति रिवाज में है, ऐसा हम कैसे बदल दें। ठीक है, ये हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, यानी वंशानुक्रम मानता आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा अगला पॉइंट, एक जाति समूह के लोग एक मिलते जुलते पेशे के होते हैं और इन्हीं के यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता बनाते हैं तथा एक ही लाइन या पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं।
यानी क्या है, एक जाति समूह के लोग मिलते जुलते पेशे के होते हैं और इन्हीं की यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता बनाते हैं और एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जब हम लोग जमीन पर बैठे, आज तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जब जमीन पर हम लोग बैठकर खाना खाते थे तो वहां पे विभाजन हो जाता था कि ये जात के लोग हम इनके साथ में खाना नहीं खाएंगे, तो उनकी पंक्ति अलग बना दी जाती थी, उनका लाइन से अलग बिछा दिया जाता, वहीं पे बैठकर लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो वही चीज है ये कि एक ही जात के सब लोग मिलते जुलते पेशे होते थे और इन्हीं का रोटी बेटी का रिश्ता रहता था, एक ही पंक्ति में खाना खाते थे। साथ में अंतरजातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह नहीं होता था, नहीं होता था, क्योंकि हम आप देखते होंगे ये जो जात व्यवस्था है, जो सामाजिक असमानताएं हैं, इसके कई कारण हैं। असामाजिक असमानता के कारण हम अगर देखें, डाल लें सामाजिक असमानताएं, तो कैसे होती है सामाजिक असमानताएं? कैसे होती है? ऊंच नीच, कुछ लोग अपने आप को ऊंच मानते हैं और कुछ लोगों को नीच मान लेते हैं, यही होता है ऊंच नीच। या तो गरीबी अमीरी, गरीबी अमीरी, ये क्या है? सामाजिक असमानताएं। क्या है? शिक्षा, यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस तरीके समाज में उठना बैठना चाहेंगे, अगर अशिक्षित हैं तो आपको अपने समाज में जो पढ़ा लिखा समाज है वो बैठने नहीं देगा। तो क्या असमानताएं हैं नहीं। साथ में रहन सहन, रहन सहन, ये सब क्या है? ये सामाजिक असमानताएं हैं जो हमारे क्षेत्र में फैली हुई है, हमारे समाज में फैली हुई है। ठीक है, तो इसको रख लें। तो रब करने से पहले ये जान लीजिए अगर दूर होगा तो कैसे होगा, कैसे दूर होगा? इसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया दूर करने के उपाय, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जो शिक्षा है उसको हम बढ़ावा दें। दूसरा शहरीकरण, शहरीकरण करें। ठीक है, शहरीकरण करें, साक्षरता को बढ़ाएं, गांव की जमींदारी प्रथा बंद हो और चुनने का पेशा, चुनने का अवसर। अब आज देखते होंगे शहरों में जो बाल काट रहा है उसको आप पता नहीं पाओगे किस जात का है, जो आपको पढ़ा रहा है उसका नहीं जान पाओगे किस जात का है, आपका जो सेवा कर रहा है उसको नहीं जान पाओगे किसका है, जो आपके सुरक्षा कर रहा है वो नहीं जान पाओगे किसका है। क्यों? क्योंकि जो शहरीकरण हुआ, साक्षरता दर का बढ़ावा, गांव की जिम्मेदारी प्रथा, ये सब समाज के बंधन को तोड़ने का काम करते हैं, समाज के बंधन को तोड़ने का काम करते हैं। और इसी वजह से आज कुछ क्षेत्र को छोड़कर अगर शहर की ओर बढ़ेंगे तो वहां जात पात बहुत कम परसेंटेज पर बचा हुआ है और लोग खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, फिर थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। जान लीजिए छुआ छूत को दूर करने के लिए महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी,
महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर जी और पेरियार के अथक प्रयास से जो समाज में क्रांति आई वो लोगों को बदल कर दिया, लोगों को बदल दिया। और इन महापुरुषों की वजह से, किसके? इन महापुरुषों की, इन महापुरुषों की वजह से आधुनिक भारत में जाति संरचना व जाति व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है, जो आज देखने को मिलता भी है। यानी आज ये चीज देखने को मिलता भी है। ठीक है, क्लियर इतना? आगे चले, चलो इसको रख करते हैं पहले, तो फिर आगे आते हैं। इतना महापुरुषों ने किया, लेकिन अभी बहरहाल अभी समकालीन जो भारत है उसमें क्या देखने को मिलता है कि अभी भी लोग अपने कबीले या जाति में विवाह करते हैं। ठीक, यानी आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था, जाति संरचना का बदलाव तो हुआ, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे, क्या देखते हैं कि अभी भी लोग अपने कबीले या जाति में विवाह करते हैं। यानी जो जात का होगा वो जात में, या जिस कबीले का होगा उसी कबीले में आज भी विवाह होता है। अभी भी जाति व्यवस्था का अंत नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी जाति व्यवस्था का अंत नहीं हुआ, प्रयास हुआ, महापुरुषों ने प्रयास किया, काफी हद तक सफलता भी पाई, लेकिन अगर कहें बंद होने की तो अभी जाति व्यवस्था का अंत नहीं हुआ है। आगे संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद छुआछूत खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी संवैधानिक, यानी हमारे संविधान में भी उल्लेखित प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी छुआछूत का खत्म नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि जातियों में जो पहले शिक्षा में आगे थे वही लोग आज भी शिक्षा में आगे हैं। यानी कुछ जातियां ऐसी थी पहले, कुछ जातियां ऐसी थी जो शिक्षा में आगे थी, और वो आज भी है। क्योंकि कहावत है कि जो परंपरा चली आ रही है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। जो सेवा का काम करते थे उनको ये पढ़ाई से दूर रखा गया। आज कहते हो कि आप सामान्य कुल का, तो कैसे? जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं तो उनके बराबर करने में तो समय लगेगा ना। तो वही चीजें हैं, ये जाति में जो पहले शिक्षा में आगे थे वही लोग आज भी शिक्षा में आगे हैं। यही कारण है
है कि शहरी वर्ग में अगड़ी जात के लोगों का अनुपात असमान रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट संबंध है। ठीक है, यानी कि जो कुछ लोग पहले में शिक्षा में आ गए थे वही लोग आज आगे हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगली जाति के लोग का अनुपात असमान रूप से काफी ज्यादा है। ठीक है, शहर में क्या है, जो अपने को संभाल चुका है, अपने को आगे कर चुका है, वही शहर में जाकर कार्य करने लगा, वही आगे विकास कर गया। तो जाति के लोगों का अनुपात समान रूप से ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी क्या है, निकट संबंध है। यानी अगर आज के समय में आपके पास आर्थिक है, आप किसी जात के हो, ये दोनों का संबंध बन जाता है, घनिष्ठ संबंध है ये दोनों का। ये दोनों क्या, जैसे ये मार्कर का संबंध किससे है, ब्लैक बोर्ड से, तो दोनों का क्या अंतर है, क्योंकि ये इसका काम क्या है, लिखना, तो इसमें क्या है, इस पे लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जाति और जो आर्थिक है ये दोनों में घनिष्ठ है। आज ये देखते होंगे कि पैसे वालों के साथ शादी कर लेते हैं, वहां पे जाति नहीं देखते हैं। वहां क्या होता है, तो वहां पे जाति और आर्थिक होता है, घनिष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं जाति, इसको रख पढ़ते हैं और फिर आते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जाति और राजनीति। अब राजनीति में जाति पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताएं, साथ में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि रटने से ज्यादा समझने से बेहतर है। अगर हम रट्टा मारेंगे, अभी मारेंगे, सुबह भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज समझ लिए वो चीज हमारे बेहतर हो सकता है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज को हम काफी पहले रखें। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन एक नए टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूं। रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता हूं कि आपको रट्टा मारवाऊं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जो रट समझ जाएंगे वो आप ऑटोमेटिक उस चीज को लिख लोगे। ठीक है, तो आइए हम नए टॉपिक राजनीति में जाति राजनीति में जाति। तो सांप्रदायिकता की तरह हमारा जो ये जाति भी उसी आधार पर है, क्योंकि जो जाति है एक समाज का, एक समुदाय का गठन का एक जरिया है। और राजनीति में राजनीति का लाभ लेने के लिए, अभी जैसे मैंने गांव का उदाहरण दिया कि जो जिस जात का ज्यादा होगा वही उसको लोग लुभाने का काम करते हैं कि उस समुदाय का वोट, उस जात का वोट हमें मिल जाए और उसी से हम आगे बढ़ जाए, हम जीत जाए। तो वहां पर जैसे सांप्रदायिकता में था कि वहां पे धर्मगुरुओं को लेकर या ऐसे भावनात्मक बयान देकर या अन्य मुद्दे को करके लोग क्या करते, वोट लेते हैं। उसी में जो उसी प्रकार की जाति व्यवस्था है, जात में भी राजनीति है। और जो जिस जात के लोग हैं, अगर मान लिया कि ये जात के लोग हैं
अपने लोगों को वोट देने का काम करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व बने, हमारे समाज का हो, ठीक। लेकिन ये गलत है। आपको वोट, हमको कोई वोट कैसे देना चाहिए? कार्य क्षमता को देखकर, उसकी शिक्षा को देखकर, उसके काबिलियत को देखकर कि कितना, लेकिन हम उसको ना देखकर हम जाति व्यवस्था पे चले जाते हैं। हम जाति देखकर वोट देते हैं कि ये हमारे समाज का है, हम इसको वोट देंगे तो ये हमारा भला करेगा, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसमें भी, इसको हम लिख लेते हैं। ये जो हमारा है सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर है। और जो जाति समूह है, जाति समुदाय, जाति सामाजिक समुदाय का गठन के, समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है, यानी लोगों को क्या माना कि जाति जो है वो सामाजिक सुरक्षा के, सामाजिक समुदाय के गठन का एक मात्र आधार है, उसी से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इसके अनुसार, यानी किसके अनुसार, इसके अनुसार जाति के लोग स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरे बात, उनके हित एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो दूसरे जात के लोगों से उनके मेल नहीं होते हैं। यानी क्या है कि जाति सामाजिक समुदाय का गठन एक मात्र आधार है, इन्होंने माना, और इसके अनुसार जात के लोग स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे नहीं होते, यानी जितने जात होंगे सबके, जात मैंने क्या बताया, स्थायी रूप है, और सभी जात के क्या है, जो समुदाय है उनके हित एक जैसे नहीं होते, यानी जितने समुदाय हैं सबके एक जैसे हित नहीं होगा, ये दूसरे जात के लोगों उनके मेल नहीं खाते, जैसे जो जिस जात का होगा उसका अलग अलग मेल होगा, उसी अनुरूप काम करता है, ठीक है। यह मानता है हमारे अनुभव से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में एक पहलू जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। यानी हमारे जो अनुभव से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में एक पहलू है, लेकिन ये पहलू क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, सबका अलग अलग हित हो सकता है, अलग अलग तरीके से कार्य करना हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
हमने शुरू में बताया है जो ये हमारा जाति धर्म और लैंग्वेज मसले हैं, इसको हम अपने समाज में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर रट्टा मारते तो रट्टा मारते रह जाएंगे। ठीक है। तो राजनीति में राजनीति में जाति के अनेक रूप इसमें क्या देते हैं? पार्टी अपने उम्मीदवार चुनने से पहले उस क्षेत्र का आकलन करती है कि कौन जाति धर्म के लोग कितने प्रतिशत में हैं। ठीक। फिर क्या करते हैं? उसी अनुरूप उनको टिकट देते हैं। उसी आकलन से टिकट वितरण होता है। यानी कि अगर मान लिए कि कोई क्षेत्र है, यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, बी की संख्या ज्यादा है 80% और इनकी 20%। देखो तो जो उम्मीदवार बनेगा इसका उम्मीदवार बनेगा, क्योंकि हर लोगों को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो पहले एक सर्वेक्षण कराते हैं, आकलन करते हैं कितने कहाँ कैसे क्या होता है, उसी अनुरूप वहां से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही समुदाय के 2 से 3 प्रत्याशी भी तौर पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतने में एक किसलिए करते हैं? चुनाव जीतने में आसानी हो जाए। तो सार्वभौमिक 22 मताधिकार के द्वारा ये लोगों से मत प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था राजनीति में जात के अनेक रूप। ठीक, क्लियर हो गया? यानी लोग जो राजनीति में अपने प्रत्याशी को उतारने से पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराते हैं, जहां जैसे जिस समुदाय के लोग होते हैं उसी समुदाय के लोगों का वोट हासिल करने के लिए उसी अनुरूप से क्या कहते हैं? प्रत्याशी चाहते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा पॉइंट आता है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता जानने के लिए प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। इसको जानने के लिए प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है और जो जनगणना कर रहे होते हैं वो उस क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर परिवार के लोगों से पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और जानकारी अपने रजिस्टर के कॉलम में भरते चले जाते हैं। बाद में उसका पूरा सारांश निकाला जाता है और सारांश निकालने के बाद उसमें सभी समुदाय के लोगों का, सभी धर्मों के लोगों का आकलन निकालते हैं कि कौन से धर्म कब घटा है, कब बढ़ा है, कौन सी जात कहाँ पे बढ़ गई है। ये सारा
10 साल के जनगणना के बाद पता चलता है। साथ में जो धार्मिक की बात है वो भी हमारी इसी जनगणना के अनुसार पता चलता है। जो 1961 जनगणना हुआ, 1961 जनगणना, तो इसमें हिंदू, ईसाई और जैन की संख्या में मामूली गिरावट आई। यानी जो 1961 में जनगणना होती है, जनगणना 1961 यहाँ डाल दिया नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जनगणना 1961 जो होती है उसमें आंकड़ा निकलता है कि हिंदू, ईसाई और जैन इस तीनों में क्या होती है, संख्या में मामूली सी गिरावट आती है। जबकि मुस्लिम, बौद्ध, सिखों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक, यानी जब जनगणना 10 साल का होता है तो उसमें कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। वैसे 1961 में जब जनगणना होती है उसमें पता चलता है कि हिंदू, ईसाई, जैन की संख्या में मामूली सी गिरावट आई है, और मामूली सी गिरावट आई है, और मुस्लिम, बौद्ध और सिखों में मामूली सी संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक समिति का गठन होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक समिति बनती है। वो समिति सच्चा समिति इनके अनुसार, यानी कि इनके अनुसार मुस्लिम की संख्या थोड़ा बढ़ा, लेकिन आने वाले 50 साल तक, सालों तक 3-4% ही रहेगा। यानी जो सच्चा समिति है उन्होंने अनुमान बताया कि मुस्लिमों की संख्या थोड़ा तो बढ़ा है, लेकिन इनके जो आने वाले 50 सालों में संख्या जो है 3 या 4% के लगभग रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, सभी का पता इसमें चलता है। ये लोग पहाड़ी या जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति, ये लोग आपके यहाँ नहीं मिलती है। पिछड़ा वर्ग का अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, अलग से इनका जनगणना नहीं हुआ है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो इनका जो अनुपात निकला 16.6%, और इनका जो निकला अनुसूचित जनजाति का 8.6%, और इनका अभी तक पिछड़े का अलग से कोई सर्वे ही नहीं आया। अभी हाल ही में देखा होगा बिहार सरकार ने इसका आकलन जारी किया। अब उसमें कितना सच्चाई कितना कैसे वो तो अलग मैटर है, लेकिन वहां पे अभी जनगणना हुआ है जो अलग अलग जातियों का परसेंटेज निकाला गया कि कौन सी जाति कितनी फीसदी वहां पर निवास करती है। ठीक है, तो ये क्या था, भारत की सामाजिक और विविधता, धार्मिक विविधता की बात है। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े।
अभी हम क्या पढ़ा था, राजनीति में जाति। अब हम क्या पढ़ेंगे, जात के अंदर राजनीति। ठीक, अक्सर ये देखा जाता है, ये नहीं मतलब इसका ये मतलब नहीं होता है कि दोनों में एक ही तरफा हो, मतलब जो खिंचाव है एक तरफा हो, चाहे जात की तरफ हो या तो ये दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं, दोनों की बिना आज के समय में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम एक पॉइंट में लिखते हैं, ये मार्कर हमारा, इसका मतलब नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि जात और राजनीति, जाति और राजनीति के बीच एक तरफा संबंध होता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा संबंध होता हो राजनीति और जात में, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ाव होते हैं। अगला पॉइंट, राजनीति में भी जातियों को राजनीति के दंगल यानी अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान प्रभावित करती है। यानी क्या है, इसका ये मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच एक तरफा संबंध होता हो, यानी दोनों में संबंध होता है। राजनीति में भी जातियों को राजनीति दंगल मिलाकर जात व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला, इस तरह सिर्फ राजनीति जातिग्रस्त नहीं है, बल्कि जात भी राजनीतिग्रस्त है। ठीक है, यानी कि जो जात व्यवस्था है उसका प्रभाव करता है, इसलिए सिर्फ राजनीति जात से ग्रसित नहीं है, बल्कि क्या है, जात भी राजनीति से ग्रसित है। तो ये हमारा क्या था, ये चैप्टर था जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जो हमने आपको समझाने का प्रयास करके ये आज चैप्टर को खत्म होता है। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरा मेहनत लगा दिया आपको समझाने में, आपको समझाकर ही, क्योंकि हम इससे परिचित हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। जहां भीड़ लगे वहां पे अपने आप को खड़ा करें और देखें क्या यह हकीकत है। इस तरीके से आप पूरे इसको समझ सकते हैं और वो समझ भी गए होंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।